नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी के भाषण का मुकाबला करने का तरीका सत्ता पक्ष ने निकाल लिया है। जब भी राहुल गांधी बोलते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम नियमों का हवाला दिया जाने लगता है। इसी सदन की पिछली लोकसभा में 90 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बीजेपी के एक सांसद ने खड़े होकर गाली दी, सांप्रदायिक बातें कही, उनके खिलाफ किसी नियम की याद नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी को रोकने टोकने के लिए नियमों का यह इस्तेमाल भारत की राजनीति का दिलचस्प मोड़ है। सत्ता पक्ष की तरफ से नियमों का सशस्त्रीकरण किया जा रहा है, वेपनाइजेशन किया जा रहा है। आमतौर पर नियमों का वेपनाइजेशन विपक्ष की तरफ से होता है, लेकिन राहुल गांधी को रोकने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से किया जाने लगा है। नेता प्रतिपक्ष होते ही कितना कुछ बदल गया है। आसन की तरफ से और संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी राहुल गांधी को नियमों का पाठ आज भी पढ़ाया गया। राहुल गांधी के भाषण को देखिए तो पता चलेगा कि वे अपनी रणनीति से सत्ता पक्ष को कितना छकाते जा रहे हैं। तस्वीरें ले आते हैं, पता है कि मना किया जाएगा और उसी बहाने काफी कुछ कह देते हैं। सत्ता पक्ष नियम नियम कहता रह जाता है। राहुल जब बोलते हैं, स्पीकर का भी इम्तिहान शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज सदन में नहीं थे जब राहुल गांधी बोल रहे थे। वैसे तो राहुल गांधी ने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया, लेकिन उनकी बात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई मौकों पर हंसती नजर आई। आमतौर पर सांसद एक दूसरे की बातों पर इसी तरह हंसा करते हैं। कैमरे ने कोई भेदभाव नहीं किया। जब भी वित्त मंत्री को हंसी आई, कैमरे ने खूब दिखाया। केवल हंस नहीं रही थी, बल्कि माथे पर हाथ भी रखती थी। और कभी उनकी प्रतिक्रिया इस तरह से भी हुई कि राहुल क्या बोल रहे हैं, जैसे कोई मतलब ना हो। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज संसद में जब मैंने जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास किया। देश की 90% आबादी के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसी उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया ने भाजपा की मंशा, मानसिकता और नीयत से पर्दा हटा दिया है। राहुल को बोलना पड़ गया कि वित्त मंत्री जी, हंसने की कोई बात नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। ये जाति जनगणना, इससे देश बदल जाएगा। असल में हुआ यह कि राहुल गांधी उस तस्वीर को दिखाना चाहते थे जो हर साल, बल्कि कई साल से अखबारों में रूटीन की तरह छपती रही है। सदन में उन्हें तस्वीर दिखाने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी की तैयारी का पता इस प्रसंग से मिल जाता है कि इस तस्वीर के बहाने उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। सदन में राहुल गांधी फोटो तो नहीं दिखा सकते थे, मगर बाहर ये वो तस्वीर सबके लिए उपलब्ध है, जिसे वित्त मंत्रालय ने खुद ही ट्वीट किया है। बजट से पहले हर साल वित्त मंत्रालय में हलवा बनता है और कर्मचारियों में बंटता है। इस तस्वीर को खुद वित्त मंत्री भी रीट्वीट कर चुकी हैं। राहुल गांधी ने इस तस्वीर को जाति की जनगणना से जिस तरह से जोड़ा, उसकी कल्पना शायद सत्ता पक्ष को नहीं रही होगी। राहुल गांधी ने स्पीकर की बात तुरंत मान ली कि तस्वीर नहीं दिखाएंगे, लेकिन राहुल को पता था कि यह वो तस्वीर है जो भारत के हर अखबार में छपती है और लोग अपने आप इसकी कल्पना कर लेंगे। बस सबने इस तस्वीर को वैसे नहीं देखा जैसे राहुल ने आज सदन में इस तस्वीर की व्याख्या कर दी। बजट का जो हलवा ऐसा नहीं बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर,
उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बांटता किसको है? वही 2-3% लोग। आज के बाद से जब भी हलवा वाली तस्वीर अखबारों में छपेगी, भविष्य के वित्त मंत्री इसे लेकर सावधान हो जाएंगे। अगर राहुल गांधी की बात सही है तो वाकई दुखद है कि इसमें हलवा बांटने वाले 20 में से सिर्फ 2 लोग 90% आबादी से आते हैं, एक ओबीसी हैं और एक अल्पसंख्यक। जाति की जनगणना पर राहुल गांधी कब से बोल रहे हैं, एक तरह से उनकी जुबान से इस बात को सुनते हुए नहीं लगता कुछ नया बोल रहे हैं, लेकिन हलवा वाली तस्वीर का राहुल ने नए तरीके से हलवा बना दिया, बल्कि हलवा का भरता बना दिया कि अब उनकी बात, जाति की जनगणना की बात फिर से नई लगने लगी। राहुल और राहुल जी का अंतर रखते हुए राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि अब वो दौर चला गया कि नरेंद्र मोदी के भाषण में कुछ भी नहीं होता था, तब भी उसकी महिमा में संपादक और गोदी मीडिया के एंकर चालीसा लिखा करते थे। राहुल गांधी के इस भाषण कौशल की तारीफ करने वाले यूक्रेन यात्रा को लेकर संपादकीय लिख रहे होंगे बहाने की तरफ। राहुल ने बजट के समावेशी होने के तमाम दावों पर इस रूपक से सवाल खड़े कर दिए। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 4 जाति की बात की, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। राहुल ने उसे नकारते हुए जाति की सच्चाई सबके सामने रख दी कि जाति का मतलब यही है, वो नहीं जिसे आप युवा और अन्नदाता के वर्ग में रखकर भ्रम फैला रहे हैं। युवा और महिलाएं जाति नहीं हैं, वर्ग हैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी, मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद कुछ लोगों ने पी चिदम्बरम के समय की वही हलवा वाली बजट की तस्वीर ट्वीट करके पूछा कि इसमें कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। तो कांग्रेस के पॉलिटिकल विश्लेषक अमिताभ दुबे ने तुरंत बता दिया कि वित्त राज्य मंत्री जेडी सीलम अनुसूचित जाति समाज से हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ और हलवा की कढ़ाई के एकदम सामने खड़े हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषणों से लोकसभा को बदल दिया है। जैसे ही उन्होंने कहा कि इस बजट में अग्निवीर के लिए पेंशन की कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मजबूर कर दिया ये कहने के लिए कि जब भी स्पीकर समय तय करेंगे वे अग्निवीर पर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अग्निवीर पर कोई पक्ष नहीं रखा, मगर सदन के भीतर उनके रक्षा मंत्री को राहुल गांधी ने कहने के लिए मजबूर कर दिया कि जब भी स्पीकर समय देंगे वे अब अग्निवीर पर बोलने के लिए तैयार हैं। सदन के भीतर और सदन के बाहर अग्निवीर के मुद्दों को लगातार उठाकर राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री को आज मजबूर कर दिया। संसदीय राजनीति को देखने और समझने का यही सुख है।
सत्ता पक्ष के पास छकाने के लिए, डराने के लिए और चुप कराने के लिए हजार तरीके होते हैं, लेकिन विपक्ष के पास उसका भाषण ही उसका एकमात्र कौशल होता है। जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर पर कुछ कहा, राहुल गांधी तुरंत खड़े हुए और उनके पिछले बयान की सीधी आलोचना कर दी। अगर आप इस छोटे से हिस्से को एक मैच की तरह देखना चाहेंगे तो दिखेगा कि नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष को कितनी आसानी से हरा दिया। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा, हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना? सर जवाब देना सर। आपने कहा सर जवाब देना। आपने कहा उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि सर, एक मिनट, मेरा नाम लिया सर। हाँ, तो मैं बोलने दूंगा आपको। एक मिनट। अग्निवीर के विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूँ। ये काम सर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सर, पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं, सर ये सच है सर, और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन दिया था सर। ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुभवी सांसद हैं और राजनेता हैं। उन्हें भी पता होगा कि आज राहुल गांधी ने कैसे मात दी। राहुल गांधी ने अग्निवीर पर अलग से चर्चा की मांग तो नहीं की, लेकिन रक्षा मंत्री को खुद कहना पड़ा कि वे अग्निवीर पर अपनी बात रखना चाहते हैं जब स्पीकर समय देंगे। ऐसा 2014 के बाद से आपने कब इस सदन में देखा है? इसलिए यह दूसरी बार है, लगातार दूसरी बार, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की तरफ बोलने के लिए उठे, और ऐसी कई चीजें देखने को मिली जो आज तक देखने को नहीं मिली। अंबानी और अदानी का जिक्र भारत में अमीरी के रूपक के तौर पर भी होता है, जैसे पहले टाटा और बिरला का होता था, केवल घोटाले या अन्य कारणों के चलते नहीं होता है। इनके नाम लेने पर सदन में खूब नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने सदन के आसन से भी पूछा, इन दोनों का जिक्र कैसे किया जाए, किस नाम से किया जाए। राहुल अगर लिखा हुआ भाषण पढ़कर यह सब बोल रहे होते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज सदन ने देखा कि वे अंबानी और अदानी का नाम कितने तरह से रखने की तैयारी के साथ आए थे। पता था कि ऐसा कहने पर रोक दिए जाएंगे, लेकिन सदन को नहीं पता था कि रोकने के बाद भी राहुल ऐसा कुछ कह देंगे। स्पीकर सर, मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए, आप किसने कहा? प्लीज बैठिए,
पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो, हमारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। प्लीज स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज बैठिए। एक स्पीकर सर, सर ये जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं? इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज प्लीज। I'm not yielding. 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 आपको नहीं बोलने देना चाहते सर। डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं, बैठ के टिप्पणी कर रहे हैं। वो बैठ कर टिप्पणी कर रहे हैं, कोई सदस्य खड़ा है, यही आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। राहुल गांधी जी प्लीज, आपको नहीं बोल रहे हैं, प्लीज राहुल गांधी। स्पीकर सर मैं बात समझता हूँ प्लीज, एक मिनट प्लीज। स्पीकर सर मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और अंबानी सॉरी A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 और A2, sir. आपके Happily, sir. अंबानी और अदानी A1 और A2 हो गए हैं। दो नामों को लेकर राहुल गांधी अड़े हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने नियमों का हवाला दिया, लेकिन अपनी बात जैसे ही A1 A2 पर ले आए, सदन में चुप्पी छा गई। पिछली बार राहुल गांधी जब शिव की तस्वीर लेकर आए तब काफी टोका टोकी हुई। इस बार भी वे शिव की बारात के रूपक का इस्तेमाल करते रहे, जिसमें सबके लिए जगह है, सबको न्योता है। इस बारात में अमीर गरीब सब हैं। अंबानी परिवार की शादी की चर्चा सारे देश में हुई। करोड़ों लोगों ने अलग अलग माध्यमों से देखा कि उस शादी में कैसे शाही लोग, सेलिब्रिटी मेहमान बुलाए गए। राहुल गांधी ने शिव की बारात का जिक्र कर बस तस्वीर को देखने का तरीका बदल दिया, जैसे हलवा बांटने वाली तस्वीर के देखने का तरीका अब बदल चुका है। राहुल गांधी अंबानी परिवार की शादी में नहीं गए थे,
प्रधानमंत्री मोदी गए थे। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। अब हम आते हैं चक्रव्यूह वाले प्रसंग पर। महाभारत के जानकार जरूर राहुल गांधी के इस्तेमाल की व्याख्या करेंगे। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने चक्रव्यूह और अभिमन्यु के प्रसंग का इस्तेमाल कर बताया है कि सत्ता और संसाधन पर कैसे कुछ लोगों का ही कब्जा है, निरंतर धर्म की राजनीति करने का दावा करने वाली बीजेपी और उसके नेताओं के बीच से कोई भी आवाज ऐसी नहीं आई जो तुरंत इस चक्रव्यूह की अवधारणा को चुनौती देती और अपनी व्याख्या रखती। उम्मीद है अगले किसी भाषण में कोई अलग से आलोचना पेश करेगा, लेकिन आज सदन में राहुल गांधी का यह वार बीजेपी की बेंच को क्रिकेट की जुबान में बोल्ड कर गया। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का एक और नाम बताया, पद्मव्यूह, लोटस शेप, कहा जिसे प्रधानमंत्री मोदी छाती पर लगाकर चलते हैं। मोदी दौर के 10 साल के दौरान उनके भाषणों में इस्तेमाल होने वाले कई धार्मिक रूपकों की व्याख्या के कई एक्सपर्ट निकल कर आए। राहुल गांधी उन एक्सपर्ट के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी, अदानी के नाम लेने पर स्पीकर ने टोका, याद दिलाया कि विपक्ष के ही सांसदों ने लिखकर दिया है, जो सदन का सदस्य नहीं उसका नाम नहीं लिया जाएगा। यहां राहुल गांधी ने स्पीकर की बात तुरंत मान ली, मगर आगे जाकर वे A1 A2 का फॉर्मूला ले आए। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का मतलब भी बताया कि किस तरह से अलग अलग चक्रव्यूह बनाए गए हैं, जिसे उनकी पार्टी और गठबंधन आने वाले दिनों में तोड़ने जा रही है। पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया? जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को
उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार होता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। राहुल गांधी ने अपने इर्द गिर्द लगाए गए गोदी मीडिया, आईटी सेल, राजनीतिक नैरेटिव के चक्रव्यूह को भी भेदने का तरीका समझ लिया है। राहुल को पता था कि उनकी बात को लेकर बाहर चर्चा होगी, इसलिए इसकी भी तैयारी कर आए। उन्होंने यह पोस्टर ट्वीट किया जिसमें दिखाया गया है कि मध्यम वर्ग, छात्र, जवान, किसान, एमएसएमई, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और यह चक्रव्यूह किसका है? तो उन सभी की तस्वीरें हैं। सदन में इनमें से 4 का नाम लेने से मना किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने इन 4 का नाम और फोटो बाहर ट्वीट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, अंबानी, अदानी और मोहन भागवत। इस पोस्टर के अनुसार आज देश इनके चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मिडिल क्लास की हालत जिस तरह से राहुल ने बयां की है, आज उसे सुनकर मिडिल क्लास से ना रोया जाएगा ना उसे हंसी आएगी। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप वाले मेरे डियरेस्ट अंकिल अपनी गंजी उतारकर डांस भी नहीं कर पाएंगे। अपार्टमेंट की बालकनियों में थालियां आज उदास रह जाएंगी। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। राहुल गांधी का यह कहना साधारण बात नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास तोड़ दिया है, अब वे उनके भाषण में कभी नहीं आएंगे। राहुल की यह बात ठीक हो सकती है, मगर उन्हें अति आत्मविश्वास से उन्हें भी बचना चाहिए। एक समय गोदी मीडिया दिन रात प्रधानमंत्री मोदी को सबसे शानदार वक्ता बताता था। आज वह तुलना ही नहीं करता किसका भाषण अच्छा है, राहुल का या मोदी का। यह तुलना भी एक रणनीति के तहत नहीं की जाती है, क्योंकि गोदी मीडिया को पता है कि 2 बार के भाषणों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर प्रदर्शन किया है। किसने उम्मीद की थी कि बजट सत्र शुरू होने पर प्रधानमंत्री कातर नजर आएंगे। 140 सांसदों को निलंबित किया गया, तब चुप रहे, मगर अपनी बात को लेकर कितने भावुक हो गए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है।
और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को तब कितना दर्द हुआ जब एक मामूली से मामले में विपक्ष के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका मिलता, इससे पहले ही निचली अदालत के फैसले पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। तब क्या प्रधानमंत्री के दिल में काफी दर्द हुआ होगा? प्रधानमंत्री मोदी को क्या तब दर्द हुआ था जब राहुल गांधी को अपना सरकारी घर छोड़ना पड़ा? प्रधानमंत्री मोदी को क्या तब दर्द हुआ जब चुनाव से पहले कांग्रेस का खाता सीज कर दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी को क्या तब दर्द हुआ जब हेमंत सोरेन को चुनाव से पहले 5 महीने के लिए जेल भेजा गया, जिसके सबूत भी ठोस नहीं थे? राहुल गांधी का संसदीय भाषण चुनावी भाषण से काफी अलग है। चुनाव में राहुल गांधी धार्मिक बातों से बचा करते थे, लोकसभा में वे अपना रूपक धर्म से लेकर आ रहे हैं। बीजेपी को फिर से रामायण और महाभारत की कक्षा में जाना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।